कि संघ एक हमारी एक ऐसी पाठशाला है जी, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जो कार्यकर्ता निर्माण का काम करता है जी। और उसी संघ का निकला हुआ कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में जाता है तो राजनीति में एक शुचितापूर्ण आदर्श ईमानदार राजनीति करने का प्रयास करता है। कोई पर्टिकुलर घटना या पर्टिकुलर कोई ऐसा निर्णय तो है नहीं जनता के लिए, तो सब कुछ रात दिन जनता के लिए करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक बात मेरा ये फैसला मान लीजिए या विश्वास मान लीजिए कि कभी मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ। देखिए अगर आप जनता को ये वादा करूँ कि 27 में विधायक बनने के बाद पूरी विधानसभा को सोने की बना दूंगा तो वो सब गलत है, अव्यवहारिक है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ तुलसीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, अधिवक्ता और जन प्रतिनिधि श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने कृषि, अधिवक्ता और राजनीति के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में एक अलग अपनी पहचान बनाई है और जी साथ ही साथ अपने विधानसभा में लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। तबीयत वगैरह सब मस्त? हाँ। विधानसभा की जनता का क्या हालचाल? बढ़िया, ठीक है, जनता ठीक है। देखिए, हम उन सवालों से स्टार्ट करेंगे जो सवाल आपके विधानसभा में लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में आपकी पार्टी के प्रति। हम आपके प्रति पर्सनली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आपके पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के बीच में द्वेष भावना है जो उनको चुभ रही है। अभी आपके विधानसभा में महाराजगंज तराई में अभी बरसात का मौसम आ गया है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सब हर जगह पानी पानी पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ये कब तक व्यवस्था ये ऐसी रहेगी? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब वहाँ की जनता को इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? देखिए, जहाँ तक जल भराव की समस्या है जी, जल भराव की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं हम आपके द्वारा ही पैदा की हुई समस्या हो जाती है जी। उदाहरण के लिए, जब हम लोग कहीं घर बनाते हैं जी, और मान लो हमारे खेत के बीच में और सड़क के बीच में ये कोई पानी निकास का रास्ता है तो हम उसको पाट करके बराबर कर देते हैं। तो पानी पीछे से आता है, निकल नहीं पाता है, तो स्वाभाविक रूप से इधर उधर फैलेगा। जितने हमारे क्षेत्र में कई ऐसे गांव में मैं गया, अभी छोटी सी बाढ़ आई और जो आपने कहा उसका मैंने प्रमाण भी देखा। गांव में बाढ़ का हाहाकार पहाड़ी नाले से मचा हुआ था। जी, बिल्कुल। तो हमने पूछा क्या कारण है, तो लोगों ने कहा कि जो नाला है उसी नाले पर लोगों ने अपना बाउंड्री वाल बना रखा है। गांव वालों ने कहा जी, इसके कारण आगे खुदाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ा चेतना का, जागरूकता का अभाव है। इस कारण हम लोग अपनी समस्या स्वयं पैदा कर लेते हैं। सड़क किनारे जहाँ पर पुलिया बनने की संभावना है वहाँ अड़ोस पड़ोस के काश्तकार फट से अपना वहाँ दीवार खड़ा कर लेते हैं कि यहाँ पर पुलिया न बननी पावे। लेकिन फिर भी आपके पास प्रशासन है, आपके पास तो चीज़ है, आप उसको हम वो ठीक आप कहते हैं, लेकिन राजनीतिक आदमी हम लोग हैं, हम लोग को हर एंगल से सोच विचार करके काम कर, हम बेहतर विकास का कार्य करते हैं। अब आप देख लीजिए, बढ़िया महाराजगंज से ललिया की सड़क फर्स्ट क्लास, चाक चौबंद है। आपका कौवापुर मोड़ से लेकर के महाराजगंज की सड़क बढ़िया 2 लेन फर्स्ट क्लास हो गई है। इधर का जो महमूद नगर तक का बाकी रह गया है वो भी पाइपलाइन में का, बल्कि स्वीकृत है कि अंतिम चरण में है, स्वीकृत हो जाएगा। तो विकास के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं है। जल भराव ये स्थानीय कारणों से हो जाया करता है, लेकिन हम लोग इसमें भी प्रयास करते हैं, हाथ पांव मारते हैं कि समस्या का समाधान हो। वैसे भी आपका क्षेत्र भाई देवी पाटन मंदिर पड़ती है आपके क्षेत्र में, तो योगी जी का विशेष ध्यान रहता है इस क्षेत्र में। तो विकास कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि स्लो हो रहा है? नहीं, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप उसका मेरे कहने से न मानिए, आप प्रमाण देखिए। आप को मैं बताऊंगा, श्रावस्ती से जब सिरसिया से होकर के और चौधरी डी हरैया होते हुए तुलसीपुर को जाना होता था तो हमें वो दिन भी याद है कि जब बसपा की सरकार थी तो सपा के निवर्तमान विधायक थे, संभवतः मुझे याद, आलम मसूद साहब, वह हरैया में बड़े बड़े रोड़े पत्थर सड़क पर पड़े हुए थे, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किए थे। और जब उनकी सरकार 12 में आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो सड़क बनी तो मेरे शासनकाल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तब बनी। ऐसे आप देख लीजिए, हमारा शिवपुरा से बरदौलिया से लेकर के शिवपुरा होते हुए और हरिहरगंज तक का यह सड़क बहुत ही दयनीय और जर्जर स्थिति में था।
हम जब विधायक बने तो योगी जी की कृपा हुई, वो 2 लेन हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो कोलरी से लेकर मथुरा होते हुए चौधरी डी तक ये भी सड़क बहुत जर्जर थी, ये भी अब ये 2 लेन हो रहा है। काफ़ी कुछ काम लगभग 50% के आसपास काम हो चुका है, शेष काम जल्दी पूरा हो जाएगा। हमारी एक कार्य योजना और है कि हमारे मथुरा चौराहा से जो आपके लक्ष्मणपुर को सड़क जाती है वो थोड़ी जर्जर, मतलब एक सिंगल लेन है और थोड़ी खराब है, उसको भी मैंने कार्य योजना में दे रखा है। वो जब जोड़ दूंगा तो श्रावस्ती और बलरामपुर का हो जाएगा। तो हर दृष्टि से बिजली की स्थिति आप देख रहे हैं कि बिजली हर जगह अच्छी है, लेकिन इस वक्त थोड़ा उसकी भी हालत डाउन है। देखिए अब हम आपको बता दें, अब जैसे राजनीतिक आदमी है, बहुत हम बातें नहीं कर सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं उसके लिए भी हम ही आप दोषी हैं। गांव-गांव में ये क्या कहते हैं, ऑटो रिक्शा हो गया है जो बैटरी से चलता है। अब ये गांव में कम से कम 20 बैटरी रिक्शा होंगे और उसको चार्ज करते हैं, बड़ी मात्रा में वो बिजली खींचता है, उसके लिए कोई वो अधिकृत नहीं है, ना कोई उनके पास इस प्रकार से उसको चार्ज करने का नियमतः अधिकार है। लेकिन अब गांव घर में चलता रहता है, लोग मोटर लगा लेते हैं, मोटर में पानी की आवश्यकता नहीं है तो भी मोटर चलता रहता है। तो इस समय अच्छा सब गर्मी का वातावरण है, आदमी की परेशानी होती भी है। तो अब किसी ने कूलर लगा लिया, किसी ने AC लगा लिया, जहाँ 2 पंखे 1 पंखे लगते थे तहाँ 8 पंखे हो जाते हैं, सबके घर में होता है। तो इस कारण थोड़ा लोड बढ़ा है, लेकिन ये है कि उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। मेरी 2 प्राथमिकताएं हैं कि या तो मथुरा का विद्युत केंद्र बन जाए, और या जो शिवपुरा का बहुत पहले बना था वो बीच में रुका गया था, वो ध्वस्त हो गया था, उसका पुनर्निर्माण हो जाए। मतलब दोनों में से किसी एक का पुनर्निर्माण हो जाए तो बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे आपकी यात्रा अगर बात की जाएगी भाई, राजनीतिक करियर आपका, तो वो एक वकील थे, वकालत थे, और वकालत से शुरू होकर फिर आप विधानसभा में जनता के बीच में गए। तो जब आप वकालत थे तो आपने भाई सपना देखा हो कि नहीं एक बार हम जनता के बीच में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, लेकिन अब आपके पीछे क्या सपना है? अब आपने विधानसभा के लिए क्या सपना देखा कि हम अपने विधानसभा की जनता के लिए ऐसा करेंगे कि एक दिन हमारी विधानसभा की जनता जो है वो हमको एक अपना आदर्श मानेगी? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, मैं वकालत करता था और पार्टी का काम करता था। पार्टी का मैं मानकर चलिए 16 साल जिले का महामंत्री था। और संगठन से विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ था। और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे MLA का टिकट मिलेगा, मैं विधायक बनूंगा। ठीक है, लेकिन पार्टी ने विचार किया, हमको अवसर दिया और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, ईश्वर की कृपा है, मैं विधायक बन गया। और मैं प्रयास करता हूँ, चाहे मेरा पिछला कार्यकाल रहा हो, चाहे ये कार्यकाल रहा हो, कि बेहतर से बेहतर अपने क्षेत्र के लिए करूँ। एक बात। दूसरी बात, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि मैं जब विधायक की कुर्सी पर न रहूं तो जनता हमारे बारे में धारणा खराब बनावे कि ये जब थे तभी इन्होंने अपने समय का बहुत दुरुपयोग किया। तो इससे भी मैं बहुत सतर्क रहता हूँ। और मेरी यह मंशा है कि चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे पुल के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो। अभी हमारे हरैया में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र बन करके तैयार हो गया है, संचालित भी हो गया है। तो हर दृष्टि से प्रयास कर रहा हूँ कि एक छाप छोड़ करके विधायक के रूप में मैं जाऊँ। बिल्कुल। बाकी जब तक ईश्वर चाहेंगे तब तक विधायक रहूँगा। वो तो ईश्वर नहीं चाहेंगे तो फिर वो तो जनता के हाथ में। जब तक जनता पार्टी कब तक टिकट दे रही है और टिकट देने के बाद जनता आपको वहाँ भेज रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप इस वक्त सोचिए कि किसान बहुत परेशान है। किसान को खेत में पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वहाँ लाइन लगानी पड़ रही है तेल के लिए। वो खाद की दुकान पे जा रहे हैं, खाद के केंद्र पे जा रहे हैं, वहाँ भी लाइन लगानी। तो कब तक ये चलेगा? और जहाँ तक ये देखिए कि खादों का रेट जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। डीजल और की समय समस्या पेट्रोल पंप पर नहीं है, हर जगह डीजल, लेकिन फिर भी अभी भी है, कहीं हम देखने को मिलता है। आप उस क्षेत्र में निकल जाइए जहाँ पे चलो अब आप पत्रकार हैं, मैं उसको बहुत उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आम जनरल आप मान लीजिए, आप चाहिएगा तो मेरे बगल ही पेट्रोल पंप है, सिंह यहाँ वाला देख लीजिएगा, शशि सिंह का, या और कहीं आगे पीछे देख लीजिएगा, पेट्रोल पंप पर कोई समस्या नहीं है। हाँ, जो खाद की बात आपने कही है, तो खाद के बारे में आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि
जो ईरान और अमेरिका हाँ, का युद्ध हो रहा है, और ये आप जानते हैं भी कि कच्चे तेल के जो अवशिष्ट हैं उन्हीं से ये अपना जो खाद्य बनता है इसको रिफाइन करके, तो थोड़ा इस कारण थोड़ी समस्या है। और इसलिए सरकार ने थोड़ा मानक बनाया है कि सबको ऑनलाइन सूचना देकर के किया जाए। तो फिर भी इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हम जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं कि खाद के लिए भी किसी को दिक्कत न होने पावे। और एक बात आपको और बता दूँ कि खाद के बारे में आप भी जानते हैं, बताना मुझे नहीं है। जैसे खाद जिस मूल्य पर आता है उसमें सरकार भारी सब्सिडी देकर के किसानों को वो तो भाई है। कम से कम एक बोरी का मूल्य 2223 रुपये बाहर से आता है जी। यहाँ पर आपको 500-600 में सरकार, तो एक बोरी जब आप खाद खरीदते हैं या मैं खरीदता हूँ तो 1500-1700 रुपये सरकार घाटा खाती, वो तो सरकार संवेदनशील है। लेकिन अब ये समस्या चूँकि खाद अपने यहाँ पैदा नहीं होता है, डीजल पेट्रोल अपने यहाँ, गैस अपने यहाँ होता नहीं, तो थोड़ा इसकी समस्या जो है। वैसे कृषि प्रधान देश है तो कृषि का जी एक सवाल ये भी है, कहते हैं कि अभी कोई भी हो, एजुकेटेड हो ना हो, फिर वो नेता बन जाता है। तो आपके दृष्टि से क्या राजनीति में पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं? नहीं, सही आपने कहा। देखो, शिक्षित व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा जी। और केवल पद पाने के लिए राजनीति में आना, या लोग पद पाने के लिए प्रधानी लड़ जाते हैं, लेकिन अगर उनके मन में कोई अपने क्षेत्र के, अपने गांव के विकास की कोई कल्पना नहीं है जी, तो मुझे लगता है कि वो अपने क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति को और ईमानदार और चरित्रवान लोगों को राजनीति में अगर रहेंगे तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। एक पार्टी पर आपके बहुत बड़ा आरोप लगता है, कहते हैं कि आप लोग बीजेपी वाले राम के नाम की राजनीति करते हैं, राम पे राजनीति करते हैं और राम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये नहीं, अभी प्रेजेंट का मामला है कि भाई राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, फिर राम के नाम पे चंदा चोरी भी करवा रहे हैं। तो ये सारे आरोप को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये आरोप मिथ्या है। ये मैं मानता हूँ कि राम जन्मभूमि में कुछ सीमित लोगों ने, कुछ तत्वों ने चोरी की घटना को कारित किया और कहीं ना कहीं इससे सनातन को भी लांछित होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संघ परिवार या सनातन खास तौर से के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विरोधियों को कीचड़ उछालने का मौका मिल गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं बताऊँ ना कि आप जानते भी हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए हमारे संघ परिवार ने पूरा लंबा संघर्ष करके सारे समाज ने सहयोग किया, लेकिन एक नेतृत्व हमारा संघ परिवार ने किया और आज श्री राम भगवान का मंदिर बनकर के तैयार हो गया है जी। ठीक है, तो अगर कुछ भगवान राम के लिए किया है तो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने ही किया है। ये बात ज़रूर है कि किसी के चूक के कारण हमको थोड़ा सा समाज में लांछित होना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी वोट की राम की राजनीति कर रही हो या राम के नाम का दुरुपयोग कर रही हो, ऐसा नहीं है। यही कांग्रेस और सपा के लोगों ने कारसेवकों पर गोली चलाई, सदन में कहा कि मैं वहाँ जो है चिड़िया पर नहीं मारने पाएगी, हर प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस भी उसने न्यायालय में जाकर के कहा कि नहीं, राम तो कुछ थे ही नहीं, उनको तो काल्पनिक है। तो कभी ये लोग चाहे नहीं। अब जब भगवान राम का आज तक दर्शन नहीं किया लोगों ने, मंदिर नहीं गए, लेकिन जब एक घटना हो गई तो उस पर अपने राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। ये बात है। अभी आपने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, संघ का शब्द प्रयोग किया, तो बीजेपी और संघ में क्या संबंध है? बीजेपी और संघ में बहुत संबंध है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि संघ का स्वयंसेवक हूँ जी, तो संघ बीजेपी के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करती है, ना उसका कोई दिशा निर्देश, ना कोई आदेश निर्देश देती है। लेकिन फिर भी अभी ये आपने कहा नहीं देती, लेकिन फिर भी आज करीबन जितने भी लोग संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक पद पर है। मैं मानता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संघ एक हमारी एक ऐसी पाठशाला है
एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जो कार्यकर्ता निर्माण का काम करता है। और उसी संघ का निकला हुआ कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में जाता है तो राजनीति में एक शुचितापूर्ण, आदर्श, ईमानदार राजनीति करने का प्रयास करता है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग फिसलते होंगे, दहने बहाए जाते होंगे, लेकिन ये है कि संघ का संघ का कार्यकर्ता अगर वो राजनीति में जाएगा तो और लोगों से बेहतर करेगा। वही कार्यकर्ता जब विश्व हिंदू परिषद में जाता है तो वो भी उस, यानी हमारे संघ के ही कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के समाज में काम करते हैं अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार। और संघ एक अलग संस्था है जो कार्यकर्ता निर्माण का कार्य करती है। एक बड़ा सवाल हम खुद से नहीं कर रहे, लेकिन ये जनता का है और सभी लोग, विपक्ष तो सबसे ज़्यादा कर रही है। वो सवाल ये है, कहते हैं कि 2024 चुनाव में भी उस चीज़ का प्रयोग हुआ, अभी भी प्रयोग हो रहा है और हमें लग रहा है जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ पर प्रयोग होता होगा। सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आप ईवीएम से चुनाव कराते हैं और ईवीएम से चुनाव के बाद कहते हैं कि ईवीएम में चोरी कर ली है, ईवीएम में और चोरी हो गई, ईवीएम को चेंज कर दिए। कहते हैं कि बैलेट पेपर से अगर आप चुनाव कराएं तो आपके नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो कुछ हद तक तो उनकी बात सही है जी। सही इस मामले में है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सपा के लोग बूथ लूटने में अग्रणी होते हैं। पूरा गड्डी बूथ जो छीन करके अब फटाफट मोहर लगा करके उसको डाल देंगे। इसमें चल नहीं पाता है, ईवीएम में चल नहीं पाता है, तो वो इतने दुस्साहसी हैं कि अगर बैलेट पेपर से हो तो अनैतिक माध्यम से वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की जमानत भी जब्त करा सकते हैं। बाकी ईवीएम बिल्कुल पूरी तरह पारदर्शी है, उसको न्यायालय में चैलेंज किया गया, उसको निर्वाचन आयोग के सामने चैलेंज किया गया और सभी ने माना कि नहीं ईवीएम में कोई, भाई उसी ईवीएम से आप कर्नाटक में चुनाव जीत गए, उसी ईवीएम से केरल में आप चुनाव जीत गए, उसी ईवीएम से आप एमपी चुनाव में हमसे ज़्यादा प्रत्याशी निकाल गए। तब ईवीएम खराब नहीं थी। अगर ईवीएम बेईमानी करती होती तब 24 में हमारे सांसद ज़्यादा न होते, आपके कम होते या आपके नहीं होते। बिल्कुल। तो उसमें खाली ये तो उनका अब यह है कि ईवीएम के नाते बेईमानी करने का जो है अवसर उनका वो छीन हो जाता है सपाइयों का, खास तौर से। इसीलिए उनको पीड़ा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर हमारे विधानसभा में ये व्यक्ति प्रत्याशी बनकर किसी दूसरी पार्टी से खड़ा हो गया तो हमको डर लगेगा, या फिर हाँ ये प्रत्याशी अगर खड़ा हो गया तो हमारी जीत में मुश्किल अटकलें पैदा करेगा, ऐसा कोई है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी कोई नहीं लगता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने सकारात्मक राजनीति की है। मैंने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की है। जो भी पीड़ित वंचित मेरे पास आया, ज़रूरतमंद आया, मेरे लायक रही, उसका मैंने मदद किया है और विकास कार्य बिना भेदभाव के किया है। तो बाकी जितने प्रत्याशी हैं भाई लड़ते तो सभी अपनी जीत के लिए हैं, अपने लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे कोई चुनौती देने वाला है कि किसी पार्टी से कि नहीं वो फला आ जाएगा तो हमको वो सब ऐसा कुछ नहीं लगता है। और मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, कहीं ना कहीं ईश्वर की भी कृपा मेरे ऊपर है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा कोई फैसला आपका था जो जनता के लिए लाभ में था और मतलब जनता के लिए वो प्लस में था कि जनता को ये फायदा करेगा, लेकिन आपको खुद को नुकसान करे, ऐसा कोई फैसला अभी तक था नहीं था? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर घटना या पर्टिकुलर कोई ऐसा निर्णय तो है नहीं। जनता के लिए तो सब कुछ रात दिन जनता के लिए करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक बात मेरा ये फैसला मान लीजिए या विश्वास मान लीजिए कि कभी मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ। और कितना मेरा नज़दीकी कार्यकर्ता होगा, मेरा कोई नात रिश्तेदार होगा, परिवार सदस्य होगा, अगर गलत बात के लिए वो पैरवी करेगा, बल्कि मैंने सारे थानों पर, सारे सरकारी कार्यालय में कह रखा है कि अगर कोई किसी मेरे नाम की दुहाई देकर कोई पैरवी करता है, चाहे मेरे परिवार का ही सदस्य क्यों न हो, और आपको लगता है कि ये गलत है तो मुझे एक बार बताइए, मैं उसको करूँगा। इसलिए और एक दूसरी बात मैंने कहा कि केवल मैं विधायक हूँ, मेरे जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे नाम से फ़ोन करता है कि विधायक जी ने ऐसा कहा है तो उसको कदाप न मानेगा। जब तक मैं फ़ोन करूँगा बस तो उसी को संज्ञान में लीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात, अभी आप पीएम मोदी जी हैं
लेकिन नेक्स्ट पीएम आप किसको देखना चाहते हैं कि भाई अगला प्रधानमंत्री ये बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, जनता के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा और सबके लिए? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। ये पार्टी और संगठन का निर्णय है। पार्टी जिसको भी दायित्व देगी वो अच्छा ही करे। नहीं, जनता तो चाह रही है, ठीक है, हम योगी जी को बिठाना चाहते हैं कि योगी जी अगर भाई बन जाते हैं पीएम तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी जी सही रहेंगे या फिर कोई ऐसा नेता है जो? देखिए, हर जो भी कमान संभालेगा देश की वो बेहतर ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब आप किसी पर्सनल को क्रेडिट नहीं देना चाहते कि नहीं ये अगर है तो अच्छा रहेगा? नहीं, वो पार्टी का निर्णय है, उसमें हम कुछ अपनी राय नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात और आखिरी ये सवाल है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपको क्योंकि आपको क्षेत्र में निकलना है, हमको भी सर्वे पे निकलना है। तो एक बड़ा सवाल ये करेंगे कि आज हमारे आप कैमरे के सामने, तो ऐसा कोई वादा जरूर आप कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात जरूर आप रखें जो बात आप 2027 में जीतने के बाद जनता को उसको डिफाइन भी कर पाए। ऐसा नहीं कि आप वो बात रख दे रहे हैं फिर कल वो झूठी निकल जाए, आप कहते हैं कि अरे हमने तो कोई बात ही नहीं कही थी। ऐसा नहीं, आप वो बात रखें कि जो बात मैं पूरी कर पाऊँ और जनता के फायदे की बात हो। नहीं, सही बात आपने रखा है। देखिए, हम अगर आप जनता को ये वादा करूं कि 27 में विधायक बनने के बाद पूरी विधानसभा को सोने की बना दूंगा, तो वो सब गलत है, अव्यवहारिक है। मैं झूठे लालीपाप देने का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास भी है, मैं आपके माध्यम से मैं जनता को बताना भी चाहता हूँ कि अगर 2027 में एक बार हमको विधायक बनने का अवसर मिला और योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी की कृपा से भाजपा की सरकार आई, तो विकास कार्य के लिए दूरबीन लेकर खोजना पड़ेगा कि कहाँ विकास नहीं हुआ, वहाँ विकास करने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकांश, हम आपको बता दूं, अधिकांश हमारे यहाँ जो रास्ते थे, सड़क थे, पुल पुलिया थे, उनका समाधान हो चुका है। लेकिन तो भी अभी मुझे लगता है मात्र 20-25% इस प्रकार से कहीं रास्ते का विषय होगा, कहीं पुल पुलिया का विषय होगा। मतलब कितना मान लें कि भाई विधानसभा में करीबन 70% विकास हो चुका है? हाँ, 70% विकास हो चुका है। 30% बाकी 30% बाकी और 30% आप 2027 के बाद 2027 में अगर भगवान ने अवसर दिया तो मैं उसको पूरा कर दूंगा। और फिर जनता बाकी काम के लिए तो संपर्क करेगी ही, लेकिन विकास की शिकायत किसी को नहीं रह जाएगी। चाहे बिजली हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, इस सब सारी क्षेत्रों में विकास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जनता से हम अपील भी करेंगे कि आप लोग अपने क्षेत्र की कमियां जो हैं, देखिए एक बड़ी बात मैं बोल दे रहा हूं कि आप फ़ोन से वीडियो बना के और फिर सीधे मोदी जी को गाली दें या मोदी को कहें कि ये काम करवा दो, तो वो काम नहीं होगा आपका। आपको उस काम के लिए अपने यहाँ जिस प्रतिनिधि को आप विधानसभा में भेजे हैं उसके साथ आइए, उसके द्वार पर आइए और उससे बात करिए कि हमारी ये परेशानी हमारी दूर कराइए। जाहिर सी बात है, आपने जिसको भेजा है वो आपकी बात सुनेगा। तो विधायक जी के पास आइए और अपनी समस्या जरूर एक बार बताइए कि ये समस्या है भाई, ये पूरी होनी चाहिए। इसी साथ धन्यवाद।